पाई फुंगजू के रियल अवतार को देख के श्वानरान और ये चिंगटी के सामने सच आ गया था कि शाओ जो ही वो झील वाली लड़की है। पाई फुंगजू भी एडमिट कर लेती है कि वो दुनिया में घूमने फिरने के लिए आदमी के भेष में रहा करती थी और नर्वसनेस की वजह से वो ये सच्चाई बता नहीं पाई। श्वानरान इन सबसे बिल्कुल भी नाराज नहीं लग रहा था। इवन वो तो हंसते हुए से पूछता है कि तुमने फिर आज क्यों ये सच कन्फेस किया। पाई फुंगजू कहती है कि मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से कोल्ड पैलेस जैसी होपलेस और स्कैरी जगह पर फिर कभी जाएं। श्वानरान पाई फुंगजू के इस थॉट से मेल्ट हो गया था। पाई फुंगजू कहती है कि मैं बस पूरी जिंदगी आपके पास बिताना चाहती हूँ। ये चिंगटी इस पूरे इवेंट से शॉक था और एक बैकग्राउंड में खड़े ऑडियंस की तरह ये सब देख रहा था। श्वानरान को पाई फुंगजू के माथे का वो बर्थ मार्क बहुत अट्रैक्ट करता है जिस पर फिनिक्स के फेदर्स बने थे। श्वानरान डिसाइड करता है शाओजो को इंपीरियल लेडी का टाइटल और पोजीशन देने का, बट चीफ आदत से मजबूर फिर वही बात रखते हैं कि शाओजो का बैकग्राउंड अननोन है और रूल के अकॉर्डिंग टाइटल और कोई पोजीशन देने से पहले हम उस पर्सन का बैकग्राउंड चेक करवाते हैं। लेकिन श्वानरान के लिए इंपीरियल लेडी की पोजीशन भी इस शाओजो के लिए काफी नहीं थी। एक पल में जो शाओजो ये चिंगटी के लिए उसका जिगरी दोस्त हुआ करता था, अब वही शाओजो श्वानरान की इंपीरियल लेडी बनने के बाद यो हाइनेस बन चुकी थी। सीमिंग पाई फुंगजू को कंफर्ट देने आता है। वो जानता था कि पाई फुंगजू के लिए ये सब आसान नहीं होने वाला है। तोंगवा तीची तो इस ट्रायल के बाद जागते ही पाई फुंगजू और इस लाइफ को भूल चुके होंगे और हमेशा की तरह सिर्फ पाई फुंगजू ही होगी जो ताइची पैलेस की यादों के साथ इन मेमोरीज को भी चाह कर भी भूल नहीं पाएगी। पाई फुंगजू ने सोच लिया था कि वो ये टास्क पाई फुंगजू बनकर नहीं, बस झांग मंशी के बिहाफ पर एक आम लड़की की तरह ये टास्क पूरा करेगी। सीमिंग उसे पॉइंट आउट करता है कि उसके मैजिक के बैकफायर होने का जो असर उसकी बॉडी में हुआ था, उसे रिकवर करने के लिए उसे जल्द ही वापस छिंजू ट्राइब जाना होगा, तो ये काम उसे जल्द से जल्द पूरा करना है। और एक बात और वो क्लियरली समझाता है कि ध्यान रखना तुम श्वानरान के प्यार में मत पड़ जाना। इम्प्रेस को जब ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि श्वानरान एक न्यू कॉन्क्यूबाइन अपने पैलेस में लाया है, वो सवाल उठाती है श्वानरान के डिसीजन पर। श्वानरान जब शाओजो के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करता है और वो रिक्वेस्ट करता है कि वो शाओजो को अपने पास रखना चाहता है, इम्प्रेस एग्री कर तो लेती है, लेकिन श्वानरान को एडवाइस करती है कि पहले वो शाओजो को ऑब्जर्व करे और कंफर्म होने के बाद कि वो किसी गलत इरादे से यहाँ नहीं आई है, तभी उसे ऑफिशियली अपनी कॉन्क्यूबाइन का टाइटल दे। श्वानरान अपनी माँ के बाद अपनी माँ की बहन को ही माँ की तरह सम्मान देता था, सो वो उनकी बात को टाल नहीं सकता है और मान जाता है। पाई फुंगजू के लिए कई सारी मेट्स भेजी गई थी जिसमें से उसे जो पसंद आए चुन सकती है। मोयान नाम की मेट को देखते ही पाई फुंगजू तुरंत ही उसे सेलेक्ट कर लेती है। उसने मोयान को ही सिलेक्ट इसलिए किया था क्योंकि उसके गले पर वही विंड बटरफ्लाई का मार्क था जो प्रूफ था कि वो विंड बटरफ्लाई का रिकार्नेशन है, जिसे जीहे ने पनिशमेंट के तौर पर पृथ्वी लोक भेज दिया था। शायद ये किस्मत ही थी जिसने उसके विंड बटरफ्लाई फ्रेंड को फिर से उसके पास भेज दिया। चीफ को पता नहीं क्या चुल मचती है कि रात होती नहीं है, वो श्वानरान को जिहान के साथ रात गुजारने के लिए वहां जाने की जिद लगा देते हैं। श्वानरान के पास अब उसकी झील वाली ब्यूटी है तो वो और कहीं कैसे जा सकता है। वो पाई फुंगजू के मेंशन पर पहुंच जाता है और आते ही मेट बयान से पूछने लगता है कि शाओजो को इस पैलेस में रहने की आदत तो हो गई है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना उसे। चीफ उन्हें करेक्ट करते हैं कि वो आज ही तो इस पैलेस में रहने आई है। श्वानरान को खुद पर हंसी आने लगती है कि वो कितना इम्पेशेंट हो रहा है। एकदम अकेले होने के बाद श्वानरान और पाई फुंगजू के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस जगह बना लेता है। इस साइलेंस को तोड़ते हुए श्वानरान उसे पास में पुल कर लेता है और कहता है कि ऑफिशियली नहीं बट वाइफ तो तुम मेरी हो ही, तो फिर हमारे बीच में ये दूरी क्यों। पाई फुंगजू रिस्पॉन्ड करती है कि मैं पहली बार किसी की वाइफ बनी हूँ तो मुझे पता नहीं है कैसे बिहेव करना चाहिए। श्वानरान उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है जिससे जल्द ही वो उसके पेरेंट्स को यहाँ बुला के ऑफिशियली उसे कॉन्क्यूबाइन का टाइटल दे सके। पाई फुंगजू बहाना बना देती है कि उसके पेरेंट्स दुनिया भर में घूमते फिरते रहते हैं तो उसे भी नहीं पता कि वो अभी किस सिटी में होंगे। अब इन बातों से हटकर श्वानरान का मूड रोमांटिक हो चुका था। वो पाई फुंगजू को देखते हुए कन्फेस करता है कि तुम्हें मैं जितना ज्यादा देखता हूँ तुम उतनी ही ज्यादा प्यारी लगने लगती हो। तुम्हें पहली बार उस झील में देखते ही मैं तो तुम्हारे प्यार में पड़ने से खुद को रोक ही नहीं सका और ये फीलिंग मुझे किसी और के लिए फील कभी नहीं हुई। पाई फुंगजू की तो हालत खराब हो रही थी क्योंकि ये रोमांटिक वर्ड श्वानरान तोंगवा तीजिन के चेहरे के साथ कह रहा था। अब भला कैसे वो कंट्रोल रखे अपने इमोशन पर। और पाई फुंगजू के मुंह से भी निकल जाता है कि आप जैसी ब्यूटी से कौन अट्रैक्ट नहीं होगा। श्वानरान की हंसी छूट जाती है क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने उसे ब्यूटी कहने की हिम्मत की थी, पर पाई फुंगजू की तरफ से ये तारीफ अच्छी लगी थी उसे। पाई फुंगजू जब होश में आती है कि वो क्या कह गई थी अभी,
वो कोल्ड होने का बहाना करके श्वानरान को वापस भेज देती है, ये सोच के कि कहीं वो और ज्यादा भावनाओं में न बह जाए। चीफ एक बार फिर प्रकट होते हैं अपने सजेशन के साथ कि क्या अब आप छंगन राज वाली प्रिंसेस के पास जाना चाहेंगे रात गुजारने के लिए। ओफो, इन्हें कौन से आनंद की प्राप्ति हो जाएगी अगर वो जाए या ना जाए, श्वानरान की अपनी मर्जी होनी चाहिए। एटलीस्ट किंग की पर्सनल लाइफ में तो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग बाई फुंजू अपने फेवरेट स्वीट पोटैटोस को रोस्ट कर रही थी, जिसे ऐसा करते श्वानरान देख लेता है। बाई फुंजू से शेयर करती है ये बात कि उसे स्वीट पोटैटोस तब से अच्छे लगने लगे जब किसी ने स्पेशली उसके लिए पोटैटोस रोस्ट किए थे, और वो टेस्ट वो आज तक नहीं भूल पाई। श्वानरान जानना चाहता था कि कौन है वो पर्सन जिसने एक स्वीट पोटैटो रोस्ट करके उसके दिल में ऐसी स्पेशल जगह बना ली है। बाई फुंजू कहती है कि वो पर्सन यहाँ से बहुत दूर रहता है। लिंगशांग जियांग को रिपोर्ट करती है कि उसने मोस्टली सभी मेंशन और पैलेस को चेक कर लिया है, पर लिंगमी स्टोन का कहीं भी कुछ पता नहीं है और अब सिर्फ किंग श्वानरान का ही पैलेस बचा है। लियांगशांग के इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर जियांग ने पूरे इंपीरियल पैलेस का एक मैप तैयार कर लिया था। वो एक पिजन द फ्लाइंग पोस्टमैन के थ्रू छुएं तक मैसेज पहुंचाने के लिए उसे भेज देती है, जिसे एक मिनट बीच में ही रोक लेती है और उस नोट को पढ़ने के बाद उस पिजन को उस नोट के साथ वापस उड़ा देती है। बाई फुंजू की बॉडी दिन पर दिन वीक हो रही थी। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि मैजिक के बैकफायर होने का असर इतना तेजी से क्यों हो रहा है उस पर। श्वानरान को जब इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जियांग अपने होम टाउन की याद आने की वजह से आजकल डिप्रेस रह रही है, तो वो उसे कंपनी देने आ जाता है। जियांग अपनी माँ की डेथ से जुड़े दर्द को शेयर करती है और श्वानरान भी इस दर्द से गुजर चुका है, सो वो इमोशनल हो जाता है और जियांग को प्रॉमिस करता है कि अब की बार उसका बर्थडे वो उसके साथ मनाएगा। जियांग इम्प्रेस से मिलने उनके पैलेस जाती है, पर बीच में उसका सामना एल्डर प्रिंस यिंग से हो जाता है। एल्डर प्रिंस यिंग की वो मेट थी जिसने जियांग के मैसेज को पढ़ लिया था और इसी मैसेज को लेके वो जियांग को धमकाता है कि वो किंग श्वानरान को बता देगा कि वो उसके पीठ पीछे कुछ प्लानिंग कर रही है, पर इस धमकी को सीरियसली ना लेते हुए जियांग उसे इग्नोर कर देती है। बाई फुंजू बेहोश हो गई थी, डॉक्टर को भी नहीं समझ आ रहा था कि बीमारी का रीजन क्या है। बाई फुंजू होश में आते ही श्वानरान को दोंगवा दीजिन कहकर पुकारती है। श्वानरान चौंक तो गया था, पर इतना माइंड नहीं करता इस बात को और पूरी रात उसकी केयर में स्पेंड करता है। एक रात श्वानरान स्पेशली अपने हाथों से रोस्ट किए हुए स्वीट पोटैटोस लाता है। इस स्वीट पोटैटो का टेस्ट बाई फुंजू को उन यादों में ले जाता है जब पहली बार दोंगवा दीजिन के हाथों का स्वीट पोटैटो खाया था उसने। श्वानरान अब इस स्वीट पोटैटो को रोस्ट करने के पीछे छुपे इरादे पर आता है। उसे जानना था कि क्या ये स्वीट पोटैटो उस रोस्टेड स्वीट पोटैटो से बेटर है जो अदर गाय ने रोस्ट किया था उसके लिए। आई थिंक इस स्वीट पोटैटो को रोस्ट करने के लिए श्वानरान को आग जलाने की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी, उसकी उस अदर गाय को लेकर जलन ही काफी थी इस पोटैटो को रोस्ट करने के लिए। बाई फुंजू कैसे बताते कि वो अदर गाय आप ही तो है। वो कह देती है कि आपके रोस्ट पोटैटो का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। श्वानरान तो रेडी था बाई फुंजू के लिए पूरी जिंदगी स्वीट पोटैटो रोस्ट करने के लिए। श्वानरान चांस मिलते ही बाई फुंजू को खुद से एकदम करीब कर लेता है। अब ऐसे रोमांटिक मूवमेंट में एक किस तो बनता है, बट बाई फुंजू का कोई प्लान नहीं है इस रिलेशनशिप में इतना सीरियस होने का, सो वो इस किस को अवॉइड करती है और श्वानरान के पोटैटो की रोस्टिंग में हल्के से जो हाथ भी रोस्ट हो गए थे उन पर मलहम लगाने लगती है और हाथों को बाइंड करती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी दोंगवा दीजिन ने उसके हाथों को किया था। नेक्स्ट डे श्वानरान बाई फुंजू को अपने साथ हंटिंग पर ले जाता है। इस समय वो जितना करीब फील करी थी अपने दोंगवा दीजिन से, उतनी ही दूरी थी उनके बीच। नेक्स्ट डे बाई फुंजू श्वानरान को पिछले दिनों से बाहर घुमाने ले जाने के लिए थैंक यू करना चाहती थी, सो वो श्वानरान के लिए वही 100 रोलर केक बनाना शुरू करती है। ये चिकती श्वानरान से मेजर प्रॉब्लम शेयर करता है कि उस वेपन वाले डिजाइन पर कोई भी क्राफ्ट्समैन काम करने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। सबके लिए ऐसा कॉम्प्लिकेटेड और अनयूजुअल वेपन बनाना लगभग नामुमकिन सा है। सो ये चिकती श्वानरान से परमिशन मांगता है कि एक बार वो शाओजू से मिलकर इस ड्राइंग के कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स को समझना चाहता है। श्वानरान परमिशन ग्रांट कर देता है। बेचारे ये चिंगटी को अब शाओजू से मिलने के लिए परमिशन भी लेना पड़ता है। ये चिंगटी बाई फुंजू के पास एकदम सही टाइम पर आया था। बाई फुंजू को कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जिसे वो बनाए हुए केक को टेस्ट करा सके, जो बता सके कि ये केक श्वानरान के टेस्ट के अकॉर्डिंग बना है। टेस्टिंग से पहले वो ये चिंगटी को वेपन वाली ड्राइंग समझाती है, देन मेडिसिन पर आती है क्योंकि उसे ये चिंगटी के स्कार पर कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा था। सो वो पूछती है कि क्या तुम मेरी दी हुई ऑइंटमेंट को नहीं लगा रहे हो। ये चिंगटी के लिए शाओजू की दी हुई ऑइंटमेंट इतनी प्रेशियस थी कि वो नहीं चाहता था कि उस ऑइंटमेंट को स्कार पर लगाकर वो वेस्ट कर दे। उसका बस चले तो वो जिंदगी भर वो ऑइंटमेंट ऐसे ही अपने पास रखना चाहता है। बाई फुंजू ये चिंगटी को इंस्ट्रक्ट करती है कि उसे ये ऑइंटमेंट लगाना ही होगा डेली। अब बारी आती है टेस्टिंग की। ये चिंगटी के हाथ में धूल मिट्टी लगी हुई थी, सो बाई फुंजू अपने हाथ से उसे केक टेस्ट कराती है।
श्वानरान जो अभी शाहजो से मिलने आया था वो इस सीन को देख लेता है और मुंह बनाकर वहां से वापस चला जाता है। ये चिंटी को ये केक बहुत पसंद आया था और वो क्यूरियस था कि ये केक की रेसिपी क्या है। क्या इस केक की रेसिपी उसके होम टाउन से है, क्योंकि उसने कभी कुछ ऐसा टेस्ट नहीं किया था आज तक। बाई फुंगजू ये तो नहीं कह सकती थी कि ये केक उसके घर छिंजू ट्राइब से है और इसका मेन इंग्रेडिएंट सोरोलेस फ्लावर भी पृथ्वीलोक में नहीं मिलता है। पर वो ये कह के बात को खत्म कर देती है कि ये रेसिपी उसने दुनिया में ट्रैवल करते हुए अलग अलग सिटी से इंस्पायर होकर डिस्कवर की है। श्वानरान मुंह फुला के बैठा हुआ था अपने मेंशन में, जिसका उसे इंतजार था वो आ गई थी। बाई फुंगजू श्वानरान को केक प्रेजेंट करती है इस थॉट के साथ कि वो ये सोरोलेस केक खाकर अपनी सारी चिंताएं भूल जाएगा। श्वानरान उस केक का बाइट लेने से पहले उससे पूछता है कि क्या मैं पहला पर्सन हूँ जो इस केक को टेस्ट कर रहा हूँ। बाई फुंगजू इससे पहले दोंगबा तीजन को ये केक खिला चुकी है, सो वो कैसे झूठ बोल सकती है। वो एडमिट करती है कि वो पहला पर्सन नहीं है। जिस पहले पर्सन को उसने अपना ये केक टेस्ट कराया था वो उसका एक ऐसा दोस्त है जो शांत रहता है, पर जब बोलता है तो उसकी बातें हर्ट भी कर जाती है। उस पर्सन को पूरी दुनिया की परवाह है, बहादुर है, इंटेलिजेंट है। इसे सुन के श्वानरान का माइंड ये चिंटी वाले सीन की तरफ जा रहा था कि क्या वो दोस्त ये चिंटी है। श्वानरान बाई फुंगजू को ब्लेम करता है, इसका मतलब मैं तुम्हारे दिल में स्पेशल पर्सन नहीं हूँ जिसे पहला हक मिले तुम्हारे इस केक को टेस्ट करने का। वो नाराजगी में बाई फुंगजू को जाने के लिए कह देता है, पर कुछ ही सेकंड्स में उसे रिग्रेट भी होता है कि अरे ये तो सच में चली गई। वो जैसे ही केक को टेस्ट करता है रिग्रेट का लेवल पीक पर पहुंच जाता है। ये केक इतना डिलीशियस क्यों है, मैंने क्यों भेज दिया उसे, साथ में इस केक को एंजॉय करते तो कितना अच्छा होता। चीफ आज इंसिस्ट करके श्वानरान को जिहांग के मेंशन में डिनर के लिए भेज देते हैं। जिहांग ने स्पेशल डिनर और डेजर्ट तैयार किए थे श्वानरान को इम्प्रेस करने के लिए, पर श्वानरान सिर्फ डिनर को ज्वाइन करने नहीं आया था, वो जिहांग को इन्फॉर्म करने आया था कि आने वाले 777 फेस्टिवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिहांग को दी गई है। जिहांग के लिए अच्छा चांस था श्वानरान और इम्प्रेस का फेवर जीतने का, मगर वो अपनी हेल्प के लिए शाहजो को भी रेकमेंड करती है। श्वानरान एग्री कर लेता है और मेंशन करता है कि शाहजो का सोरोलेस केक शानदार है, उसे जरूर फेस्टिवल में प्रेजेंट करवाना। बाई फुंगजू पूरे दिल और एफर्ट से इन केक को तैयार करती है, लेकिन जिहांग की मेड लियांशांग ट्राई करती है इन केक्स को पॉइजन करने की, पर जिहांग टाइम पर उसे कैच कर लेती है और रोक लेती है। इन तरीकों से मिशन को पूरा करना कभी जिहांग के प्लान का हिस्सा नहीं रहा है। सभी रात के सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे थे और टाइम आ चुका था बाई फुंगजू के बनाए सोरोलेस केक का, जिसकी तारीफ अब तक 100 बार तो श्वानरान ने कर ही दी थी। किंग और इम्प्रेस के पास पहुंचने से पहले रूल के अकॉर्डिंग चीफ उस केक की बाइट लेते हैं इन केस इन केक में किसी ने पॉइजन मिलाया हो। जब तक कोई कुछ समझ पाता, चीफ उस केक में मिले पॉइजन से मर चुके थे। डॉक्टर भी इसका प्रूफ देते हैं कि सोरोलेस केक में ही पॉइजन है। एल्डर प्रिंस यिंग आगे आके अपना पॉइंट रखते हैं कि इस केक को शाहजो ने बनाया था, वैसे भी वो हमेशा से एक सस्पिशियस पर्सन रही है। बाई फुंगजू अपनी सफाई देती है कि उसका इस पॉइजन से कोई रिलेशन नहीं है। बाई फुंगजू घुटने पर झुक के बेग करती है कि मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। इम्प्रेस बाई फुंगजू के अगेंस्ट में बोलती है कि किंग इतने सीरियस क्राइम को इग्नोर नहीं कर सकते। शाहजो और अदर मेड जो भी इसमें शामिल है उन्हें अरेस्ट करना ही चाहिए। अगर वो इनोसेंट है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल ही जाएगा। बाई फुंगजू की आंखें जो श्वानरान की तरफ इस उम्मीद से देख रही थी कि वो उस पर ट्रस्ट करके उसे इन इल्जामों से आजाद कर देगा, पर श्वानरान ने तो उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। जिहांग लिंगशिन से इंट्रोगेट करती है और उसे पता लगता है कि ये पॉइजन लिंगशिन ने नहीं मिलाया उस केक में। इधर ये चिंटी श्वानरान को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि शाहजो निर्दोष है। श्वानरान को बिलीव था कि शाहजो इनोसेंट है, पर वो एक किंग है जो बिना एविडेंस के किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। सो वो ये चिंटी को 7 दिन देता है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके शाहजो को निर्दोष साबित करने के लिए। एल्डर प्रिंस यिंग इम्प्रेस को अपनी बातों से मैनिपुलेट करने में लगे थे कि शाहजो श्वानरान को सेड्यूस करके फ्यूचर में उसे हर्ट करने के मोटिव से यहाँ आई है। एल्डर प्रिंस यिंग की बातों में आके इम्प्रेस इस केस को लेके और स्ट्रिक्ट हो जाती है। जेल में बाई फुंगजू को अपने सामने मोयन को बेरहमी से कोड़े पड़ते देखे नहीं जा रहे थे। वो मोयन को अपनी बॉडी से प्रोटेक्ट करती है। ये चिंटी उनकी इस ब्रुटैलिटी पर सवाल उठाता है। जैसे ही उन रुथलेस ऑफिशियल्स को पता लगता है कि ये चिंटी को किंग श्वानरान ने 7 दिन का इन्वेस्टिगेशन टाइम दिया है, उन्हें ना चाहते हुए पीछे हटना पड़ता है। अब ये ऑफिशियल्स किंग के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते, बजाय कि उन्हें ऑर्डर खुद इम्प्रेस ने दिया था इन कैदियों को इस तरह निर्दयता से ट्रीट करने के लिए। ये चिंटी बाई फुंगजू को दिलासा देता है कि वो सच सामने जरूर लाएगा और जल्द ही वो किंग श्वानरान के पास होगी जो उसका इंतजार कर रहे हैं बाहर।
और इससे बाई फुंगजो को रियलाइज होता है कि श्वानडान को उस पर भरोसा है। इम्प्रेस को श्वानडान को लेकर टेंशन हो रही थी क्योंकि वो इतना दयालु है, तो उन्हें हमेशा ही डर लगा रहता है कि लोग उसकी इस दयालुता का फायदा उठाकर उसे हर्ट न कर दें। वो बस श्वानडान से यही चाहती थी कि वो पर्सनल फीलिंग की वजह से एक किंग के प्रिंसिपल्स और रूल्स को इग्नोर ना करे। जिहांग ने जो डेट श्वानडान को बताई थी उस हिसाब से आज उसका बर्थडे और उसकी माँ की डेथ एनिवर्सरी थी। जैसे उसे एहसास होता है कि श्वानडान उसके पास से गुजरने वाला है, वो अपनी माँ से श्वानडान के बेटरमेंट की विश मांगने का नाटक करती है। इन सब से अफेक्टेड होकर श्वानडान बहुत अपॉलोजेटिक फील कर रहा था क्योंकि वो शाओजो के मैटर की वजह से जिहांग का बर्थडे भूल गया जो उसने सेलिब्रेट करने का प्रॉमिस किया था। जिहांग वहाँ अपने साथ जिथर लेकर आई थी, सो श्वानडान उसे जिथर प्ले करने को कहता है कि शायद म्यूजिक सुनने से उसका डिस्टर्ब हुआ मूड थोड़ा काम हो जाए। बाई फुंगजो भी उस म्यूजिक के साउंड के डायरेक्शन की तरफ देख के सोच रही थी कि ये सेकंड टाइम है जब आपने मुझे लॉक करने का ऑर्डर दिया है, क्या लास्ट टाइम की तरह इस बार भी एंडिंग वही होगी। मोयान को बिलीव था कि किंग श्वानडान उनको इनोसेंट प्रूव करवाकर फ्री कर देंगे। बाई फुंगजो को यह अपॉर्चुनिटी एकदम सही लग रही थी तोंगवा रीजन के लव मिसफॉर्चून को पूरा करने के लिए। अगर उसे इस क्राइम की वजह से मार दिया जाए तो श्वानडान का हार्ट ब्रेक जरूर होगा, पर पॉइंट ये था कि क्या श्वानडान को उससे इतना प्यार हुआ है भी या नहीं। 7 दिन में से अब बहुत ही कम दिन बचे थे। ये चिंटी को कोई क्लू नहीं मिला था जो ये साबित करे कि बाई फुंगजो इनोसेंट है। श्वानडान फ्यूरियस होकर ये चिंटी के इन्वेस्टिगेशन करने के तरीके पर सवाल उठाता है। श्वानडान को कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा था कि वो क्या करे। एक किंग होकर भी वो इतना यूजलेस फील कर रहा था। उससे लग रहा था कि काश वो कॉमन पर्सन होता और ये जगह पैलेस की जगह एक नॉर्मल प्लेस होती तो एटलीस्ट वो अपने शाओजो को बचा सकता। ये चिंटी एक बार फिर बाई फुंगजो के पास जाता है कुछ ऐसे सवालों के साथ जिनका सही जवाब उसे मिल जाए तो उसे विश्वास था कि वो शाओजो को बचा सकता है। उसका पहला सवाल था कि सोरलेस केक के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और वो इंग्रेडिएंट्स उसने कहां से मंगवाए। बाई फुंगजो रिप्लाई करती है कि ये केक सोरलेस फ्लावर से बना है और ये फ्लावर उसके होम टाउन में ही पाया जाता है। होम टाउन का जिक्र होते ही ये चिंटी का दूसरा सवाल यही बन जाता है कि उसका होम टाउन एग्जैक्टली है कहाँ, और बस बाई फुंगजो इस सवाल पर चुप्पी साध लेती है। ये चिंटी फ्रस्ट्रेट हो चुका था बाई फुंगजो की चुप्पी से, क्योंकि अगर वो अपनी हिस्ट्री और बैकग्राउंड शेयर नहीं करेगी तो वो कैसे एविडेंस कलेक्ट कर पाएगा। क्यों शाओजो उसे कुछ नहीं बता रही है, क्या रीजन था जो वो पैलेस आई, क्यों वो मेड झाओ मुंगशी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी जिसके नाम के अलावा उसे कुछ नहीं पता था। इतने सारे सवाल थे ये चिंटी के दिमाग में, पर जवाब में शाओजो की तरफ से मिलने वाला साइलेंस ही था। मोयन को रोता हुआ देखकर वो मोयन से पूछती है कि मैंने जनरल ये चिंटी को अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं बताया, क्या तुम मुझे ब्लेम करोगी कि मेरी वजह से तुम यहाँ फंस गए। जितने दिन मोयन ने बाई फुंगजो के साथ बिताए थे वो श्योर थे कि उसकी मास्टर काइंड हार्टेड और ऑनेस्ट पर्सन है, लेकिन डर तो हर इंसान को लगता है अपनी मौत सामने देखकर। सो मोयन भी डरी हुई थी कि वो दोनों मर जाएंगे अगर कोई सबूत नहीं मिला। उसे ये नहीं पता था कि बाई फुंगजो ने ऑलरेडी प्लान कर लिया है कि वो अपनी वजह से मोयन पर आंच नहीं आने देगी। जिहांग का मैसेज उड़ते हुए पोस्टमैन ने छुइन तक पहुंचा दिया था। छुइन की कंडीशन अभी भी नॉर्मल नहीं हुई थी। इधर जिहांग टी लेकर आई थी श्वानडान के लिए और इस टी के साथ श्वानडान को मसाज का कॉम्बो भी मिलता है। ये टी मामूली टी नहीं थी, इसमें कुछ टाइम के लिए सुला देने वाली पिल मिली हुई थी। जब तक श्वानडान सो जाता है तब तक जिहांग उसके रूम को अच्छे से सर्च कर लेती है और कंफर्म हो जाती है कि इस मैंशन में भी वो लिंगबी स्टोन नहीं है। श्वानडान को नींद में शाओजो दिखती है जिसे उसके सामने स्टैब किया जा रहा है। श्वानडान सदमे से नींद से जाग उठता है और रियलाइज करता है कि ये तो बस सपना था। माना कि वो बस एक सपना था, पर श्वानडान डर गया था कि उसकी शाओजो उससे दूर न चली जाए। सो वो खुद को रोक नहीं पाता और जेल में पहुंचकर अपनी शाओजो को गले लगा लेता है। बाई फुंगजो का रिएक्शन ये था कि क्या मुझे मार दिया जाएगा और इसलिए आप लास्ट पर अलविदा कहने आए हैं। श्वानडान क्लेम करता है कि वो उसे वापस लेने आया है, बस उसे सब कुछ बताना होगा, अपना पास्ट, अपनी फैमिली, बैकग्राउंड, हर एक डिटेल। बाई फुंगजो फिर अपनी जबान सिल लेती है। बाई फुंगजो को बस एक चीज क्लियर करनी थी, सो वो पूछ लेती है श्वानडान से कि क्या आप सच में मुझे पूरे दिल से प्यार करते हैं या फिर आपको मैं फ्रेश और इंटरेस्टिंग लगी इसलिए आप मुझसे अट्रैक्ट होके टाइम पास के लिए मुझे अपने पास रख लिया। श्वानडान जिस शाओजो के लिए रात रात भर सो तक नहीं पा रहा है, यही सोच रहा है कि कैसे वो शाओजो को वापस ले आए, वही शाओजो उसके प्यार पर उंगली उठा रही है। श्वानडान के पास सब कुछ कहने को बचा ही नहीं था और बाई फुंगजो तो ऑलरेडी चुप थी, सो श्वानडान रूठ कर वहां से चला जाता है। अगर श्वानडान उससे सच्चा प्यार करता है तो शाओजो के मौत का दर्द उसके लव मिसफॉर्चून को पूरा कर देगा
और बाई फुंगजू के डोंगवा तीजन की कल्टीवेशन में भी कोई इशू नहीं आएगा। बस अब यही रास्ता बाई फुंगजू को दिख रहा था अपने इस टास्क को जल्दी कंप्लीट करने का। छेंग यू को फिर एक टॉपिक मिल गया था टेंशन लेने के लिए कि अगर बाई फुंगजू को उन लोगों ने पनिशमेंट के तौर पर मार दिया तो। इतना छोटा सा पॉइंट उसे समझ नहीं आ रहा था जो सीमिंग उसे समझाता है कि बाई फुंगजू आखिरी बार मैजिक करके वहां से वापस छेंजू आ जाएगी, पर सबके लिए वहां वो मरी हुई मानी जाएगी। वो दिन आ गया था जब छेंग यू को ल्यांगशांग से किया प्रॉमिस निभाना था उसके साथ टाइम स्पेंड करके, पर छेंग यू ल्यांगशांग को अटेंशन देने के बजाय डोंगवा तीजन पर एक के बाद एक इल्जाम लगाने में बिजी थी। इधर एक आखिरी बार फिर ये चिंटी लास्ट कोशिश करने आया था। वो बाई फुंगजू को ऐसे गिव अप ना करने का एडवाइस करता है। ये चिंटी जानता था कि वो अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताना नहीं चाहती है, तो वो फैमिली बैकग्राउंड से हटकर पूछता है कि उसके केक बनाने से लेकर किंग तक पहुंचने के बीच क्या क्या हुआ था। बाई फुंगजू पूरी डिटेल बताती है और बताते बताते उसे एक मेजर डिटेल ध्यान आती है कि उसने जिस प्लेट में केक सर्व किया था और किंग को जिस प्लेट में सर्व किया गया था वो दोनों प्लेट्स अलग थी। सो मतलब ये था कि प्लेट्स को किसी ने चेंज किया था। और ये चिंटी को सब कुछ क्लियर हो जाता है कि क्या हुआ होगा। 7 दिन पूरे हो चुके थे। ये चिंटी भी अपने सबूतों के साथ रेडी था। ये चिंटी सबके सामने उसी केक के एक बाइट को खाता है और इस बाइट को खाने के बाद भी वो एकदम ठीक था, पर उसी केक का दूसरा बाइट खा के डॉग मर जाता है। वैसे मुझे इस डॉग के लिए बहुत बुरा लग रहा है, बेचारा। ये चिंटी एक्सप्लेन करता है कि केक पॉइजन नहीं था, बल्कि जिस प्लेट में वो केक रखा गया था पॉइजन उसमें लगाया गया था और केक का जो हिस्सा उस पॉइजन के क्लोज था वो पार्ट पॉइजन से इन्फेक्टेड हो गया और जो पार्ट उस पॉइजन से टच नहीं हुआ था वो एकदम नॉर्मल था। सो अपराधी वो है जिसने प्लेट को बदला है। वो उस टूटी हुई प्लेट का एक पीस भी शो करता है जिसे जानबूझकर छुपाया गया था। ये चिंटी ने उस मेड को भी इन्वेस्टिगेट करके पकड़ लिया था जिसने वो प्लेट को बदला था। वो मेड कहती है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो किंग श्वानरान को मारना चाहती थी, क्योंकि वो किंग बनना डिजर्व ही नहीं करते। वो अपनी तलवार से श्वानरान पर हमला करने के लिए एम करती है, पर प्रिंस येंग उसे मारकर रोक देते हैं। प्रिंस येंग का अपने भाई श्वानरान को लेकर ऐसा प्रोटेक्टिव नेचर देख के तो एकदम साफ हो रहा था कि इस पॉइजन वाले कांड के पीछे प्रिंस येंग का हाथ ही नहीं पूरी बॉडी इन्वॉल्व है। बिना एक भी सेकंड गवाए श्वानरान अपने शाहजू को लेने आ चुका था। शायद बाई फुंगजू का भी समय नहीं आया था श्वानरान की जिंदगी से दूर जाने का। श्वानरान ने अब शाहजू को कॉन्क्यूपाइन से भी ऊपर इंपीरियल मैडम का टाइटल देने का मन बना लिया था। ये चिंटी चांदनी रात में कभी शाहजू के दिए ऑइंटमेंट को निहारा था, कभी उसकी बनाई उस ड्राइंग को। ये चिंटी जो एक सुलझा हुआ पर्सन हुआ करता था वो अब उलझनों से भरा था। इस पार्ट का एंड मैं यही करती हूँ। कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा। सो अभी के लिए बाय बाय।